तो बच्चों क्या आपने कभी गौर किया कि हमारा जो ईयर का कैलेंडर है वो 365 डेज का होता है? मंथ, जनवरी, फरवरी, ये किस प्रकार से, ये किसने डिसाइड किए होंगे सबसे पहले? आखिर इनका आधार क्या रहा होगा? तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। आप ये सोचो कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और खिड़की से झांक रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पास के पेड़ खंभे बड़ी तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूर वाला पेड़, चंदा मामा, सूरज चाचा, ये दिखाई देते रहते हैं हमें जाने कहाँ कहाँ तक साथ। यहाँ से वहां तक आप कितनी भी दूर चलते जाएं, ये हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो पास वाली चीज़ों के साथ विजुअल एंगल बड़ा बना रही होती हैं, दूर वाली चीज़ों के साथ एंगल बना रही होती है छोटा। ये विजुअल एंगल से किस प्रकार से मैं रिलेट कर रहा हूँ कैलेंडर को, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। बड़ी ही काम की चीज़ है, जरूरी नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि कंपटीशन में इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 11th क्लास में सिलेबस में है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। तो आज की बात शुरुआत करते हैं पैरेलैक्स मेथड से। और जैसा कि मैंने नाम लिया कि विजुअल एंगल, इसीलिए मैं सबसे पहली चीज आपको एंगल समझाता हूं। एंगल को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट 02, लेकिन आप देखो फिर भी एक रिवाइज करा रहा हूं, जरा ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे कहा हुआ था कि कोई भी अगर सर्कुलर डिस्टेंस आप चल रहे हैं और ये सर्कुलर डिस्टेंस में ये अगर रेडियस है और ये डिस्टेंस आपने अगर चली हुई है, तो ये वाला जो रोटेशन है ये कहलाता है एंगल, और ये एंगल थीटा से डिनोट किया जाता है, जो इस लेंथ का इस रेडियस के साथ रेशियो होता है। ये सब हमने देखा था। और ये मैक्सिमम तब होता है जब ये चक्कर कंप्लीट हो जाए, और ये चक्कर कंप्लीट होने पर ये मैक्सिमम हो जाता है 2 पाई के बराबर। और 2 पाई के चक्कर में ये एंगल अगर हम डिग्री में देखें तो डिग्री में ये एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये 2 पाई जो एंगल है, ये वैल्यू है न्यूमेरिकल, आप इसे कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगल, और इसे रेडियन वैल्यू में कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं। या फिर आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगल। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है एंगल की, और ये 2 पाई कितने डिग्री के बराबर हो रहा है? 360 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो फिर हम इससे ये कह सकते हैं कि एक रेडियन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। तो इसे अगर हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो 1 रेडियन की वैल्यू जो आती है बच्चों, वो आती है 180 अपॉन पाई। यहाँ 180 डिग्री में है और पाई रेडियन वैल्यू है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता ही है। या फिर हम लिख सकते हैं 22/7 या फिर 3.14। ओके, जहाँ जरूरत पड़े वैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा, तो फिर हम 1 डिग्री को लिखते हैं बच्चों पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दे रखा हो तो आप पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको एंगल रेडियन में दे रखा हो, आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जनरली हमें एंगल डिग्री में ही पता होता है, हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और रेडियन में कन्वर्ट करना इसीलिए आना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज से मतलब होता है, तभी हम फॉर्मूले में एग्जैक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे मैं कहा कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो उसे रेडियन में बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30 डिग्री, तो आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ कैंसिल कर दीजिए, पाई/6 रेडियन हो गया आपका। यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू हो गई पाई/6 रेडियन। इसी प्रकार से आप पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करती जाइए और आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन पता चलता जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हम 10th तक केवल डिग्री तक एंगल पढ़े हैं, लेकिन अब एंगल की और छोटी यूनिट्स इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर एक छोटे से एटम से लेकर के बड़े से बड़े यूनिवर्स के बारे में। तो इसीलिए हमें एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस डिग्री से भी एंगल की छोटी वैल्यू होती है, इसे कहते हैं मिनट। तो देखो अब मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट पे ये ऐसे डैश वाला साइन लगा देते हैं। उसी प्रकार से 1 मिनट जो एंगल है बच्चों, वो होता है 60 सेकेंड, और उस पर ये डबल डैश वाला चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट से डिग्री या डिग्री से मिनट में। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो कि मेरे पास 30 डिग्री एंगल है, तो मिनट में ये कितना हो जाएगा? आपको मालूम है कि 1 डिग्री में कितनी मिनट है? 60। तो आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपको पता चल गया कि ये हो गया आपका 1800 मिनट एंगल। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए। इसका उल्टा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिनट से किस में एंगल मिल जाएगा? डिग्री में। अब जैसे आप इसी 1800 को आप डिग्री में निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर दीजिए, इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए।
दैट्स ऑल। देखो फिर इसका अगला बड़ा भैया कौन, छोटा भैया कौन है, सेकेंड। आप इसको सेकंड में और लिखना चाहते हैं तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। ये मिनट जो एंगल हो गया वो आप ये समझ लीजिए डिग्री कैसे है। देखो आपने ये देखा है कि छोटी क्लासेस में ये 30 डिग्री का एंगल ये इतना है, 45 का इतना, 60 का इतना, 90 का इतना, तो फिर 1 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, और 1 डिग्री से भी छोटा सा भाग उसके 60 भाग कर दो, तब कहीं मिनट, सेकंड उससे भी छोटा। इतने छोटे एंगल्स की बात हो रही होती है, क्योंकि एग्जैक्टली जो तारे हैं हमारे अंतरिक्ष में ये इतने छोटे छोटे एंगल बना रहे होंगे कि ये मिनट और सेकंड से भी छोटे होते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप एंगल का ये कन्वर्जन समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हो तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, और जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1800 सेकंड आपके पास कोई एंगल दे रखा है, आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करो। जरा स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1800 डिवाइडेड बाई 60, तो आपको पता चल गया कि ये आ गया आपका 30 मिनट। ओके 30 मिनट। अब इसको फिर से आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो सेकंड से मिनट में हुआ है, अब फिर 60 से और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा 1/2 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकंड, और सेकंड टू मिनट, मिनट टू डिग्री। तो ये होता है छोटे एंगलों का कन्वर्जन। इसी प्रकार से डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बताया है आप नोट कर लीजिए। आप मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज भी इससे ट्राई कर सकते हैं, इतनी ज्यादा जानकारी आपके लिए बहुत है फिजिक्स में। तो बच्चों जब एंगल की बात हो रही होती है तो फिर यहाँ पर जब मैंने नाम लिया छोटे एंगल्स, तो छोटे एंगल का एक खेल और है यहाँ फिजिक्स में, वो इसीलिए क्योंकि आप देखो गौर करना मेरी बात पे, जैसे मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बनाया हुआ है ये, तो इसमें ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और ये कोई एंगल है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल और बनाया, अब की बार बेस को थोड़ा सा घटाया, सॉरी परपेंडिकुलर को थोड़ा सा घटाया, अब परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, और बेस ये रहा। तो आप देखेंगे कि एंगल छोटा हो चुका है, ये θ1 और ये θ2। अब अगर मैं और ध्यान दूं इस पर कि एंगल और छोटा करता जाऊं, देखो छोटे एंगल की बात हो रही तो एंगल मैं छोटा ही करता जा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने एंगल और छोटा किया बच्चों, तो ये मान लो θ3 आपने लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो देख ही रहे हैं सर इसमें क्या बता रहा है। हाँ देखो आप ये गौर करते जाएंगे जैसे जैसे परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, किसके साथ, एंगल छोटे होने के साथ परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, तो फिर बेस और हाइपोटेनियस लगभग बराबर होते चले जा रहे हैं। अगर मैं एंगल को और छोटा कर दूं बच्चों, देखो जैसे मान लो ये ऐसा कर दूं मैं, बहुत ही छोटा एंगल, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब ये एंगल छोटा हो रहा है तब ये जो आपका बेस है, और ये जो आपका हाइपोटेनियस है, और ये जो आपका परपेंडिकुलर है, इसमें ये एंगल आप मान लीजिए θ4 है, ये हाइपोटेनियस और बेस ये तो लगभग बराबर होने लगे हैं। उसी के साथ ये परपेंडिकुलर का साइज होने लगा है अत्यंत कम। तो जैसे ये जब और ज्यादा छोटा एंगल हो जाएगा ना, सेकंड्स में जब एंगल आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर तो बिल्कुल ही समाप्त सा होने लगेगा, वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, तब ये बेस और हाइपोटेनियस लगभग होने लगेंगे बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है जरा गौर करें। जैसे कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप बना के चल रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता चल गया है कि हाइपोटेनियस और बेस लगभग बराबर होने लगे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख दूं, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि चाहे मैं साइन थीटा लिख दूं चाहे टेन थीटा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब एंगल छोटा होता जाए, यानी कि जब थीटा क्या हो, स्मॉल हो, अत्यंत स्मॉल वो भी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो लगभग टेन थीटा के बराबर आने लगती है। अभी तो तुम्हें ये साधारण बात लग रही है, आगे जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपसे विजुअल एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, जब हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को डिटेल में जब 12th में पढ़ेंगे, ये बातें बड़ी काम में आती हैं। इसीलिए आप अभी यहाँ ध्यान में रखते हुए चलें, ऐसा तभी हो रहा है जब एंगल छोटे बन रहे हों, तब साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर होने लगते हैं। अब एक चीज पे और गौर करें कि अगर आप इसे किसी भी बड़े सर्कल का हिस्सा मान लें, ऐसे मान लो आपके पास एक बड़ा सर्कल है, अब ये अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर आपने ये देखा कि बहुत छोटा सा एंगल ये बना है कहीं, अगर ये बहुत छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, तो इसकी ये रेडियस और ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क है,
जब ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो आप गौर करें कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन क्या सेम सी है ना, बिल्कुल यो और ये लगभग बराबर होने लगे हैं। और ये परपेंडिकुलर जो था अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहा, वो सर्कल के किसी भी बहुत बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया है। जब ये बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है ना, ये सब तभी हो रहा होता है जब एंगल छोटे बन रहे हो। और एंगल छोटे बनने पे आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर अगर मैं कह दूं परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और अगर ये बेस कह दूं मैं, तो ये बेस और हाइपोटेनियस तो बराबर है। ये किसके बराबर है? रेडियस के। तो थीटा की वैल्यू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर मैं L/R कुछ भी कह सकता हूं ना, और या फिर कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? साइन थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? टेन थीटा। और L/R क्या है? थीटा। तो ये सिचुएशन जब छोटे एंगल की आती है तब साइन थीटा और टेन थीटा ही बराबर नहीं होते, ये दोनों वैल्यूज थीटा के बराबर हो जाती हैं। ये ऐसी बात है जिसको कोई आपसे कभी भी पूछे तो आपको हमेशा याद हो। अब ये छोटी सी बात से आप देख लीजिए पैरेलैक्स मेथड कैसे बनता है। देखो जैसे मान लो कि आप यहाँ अर्थ पर मौजूद हैं, ये आपकी अर्थ का एक सरफेस है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपके हाथ में कोई टेलीस्कोप है, अब बस देख रहे हैं जी आप है, ठीक। यहाँ पर ये चंद्रमा है, मून है, ठीक। आप टेलीस्कोप से अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी ये और ये, इसकी आंख पे कोई एंगल बना, ये आंख से थोड़ा सा अलग बन गया है। आप ये समझ लो हाथ में या टेलीस्कोप है और ऐसे देख रहा है। ये मून था, उसने ये देखा कि उसके दोनों जो कोने हैं डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स जिन्हें हम कहेंगे, उन दोनों हिस्सों पर इसने ये जो एंगल मेजर किया यहाँ, ये मान लो आया इसका 15 मिनट एंगल आया। अब भाई बहुत दूर है तो बहुत छोटे से एंगल आएंगे ना। एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपने यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे से एंगल बना रहे हैं, तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सूरज ऐसा दिखाई देता है जबकि वो अर्थ से कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसी अर्थ जन कितनी आ जाए उसमें फिर भी। तो फिर हमने ये कहा कि जब ये मून बहुत दूर है तो ये एंगल बना रहा है लगभग 15 मिनट। अब आपसे कहा गया जो मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो आपको गिवन कर दी, मतलब ये प्रैक्टिकली वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये वैल्यूज आपको पता होती हैं, नेट से सर्च करके निकाल आपको मालूम पड़ गया। मान लो वो डिस्टेंस आपकी दे रखी है d, या फिर आप कह लीजिए उसे s कह लीजिए, या फिर x कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक आपको दे दी, ठीक। अब देखो ये है आपका डायमीटर मून का। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब ये एंगल छोटे बन रहे हैं तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर। एक्चुअली ये सर्कल का ऐसा भाग होता ना, लेकिन छोटे एंगल के लिए मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेट सा दिखने लगता। कोई भी सर्कल है और उस सर्कल का आप बहुत छोटा सा हिस्सा देखें, जैसे कि इस सर्कल का अगर इतना बड़ा हिस्सा देखेंगे तो ये गोलाई में दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर यहीं ये छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो ये स्ट्रेट सा दिखाई देने लगा। तो ये स्ट्रेट सा दिखाई देने वाला डायमीटर अगर इसका d है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम तरीका करते हैं इस्तेमाल लाइट ईयर वाला। लाइट के हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। वो कैसे निकालते हैं? हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट जितना टाइम लगाएगी उतनी ही डिस्टेंस वहां से होगी। जैसे मान लो सन से लाइट को आने में 8 मिनट और 22 सेकेंड लगते हैं, तो सन से हम अर्थ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मालूम है 8 मिनट कितनी हो गई, 480 सेकेंड प्लस 22 सेकेंड यानी कि 502 सेकेंड। तो 502 सेकेंड तो हो गया टाइम, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। तो फिर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी 3 × 10⁸। अब इसको 500 मान लीजिए, तो आप लिख लीजिए 1.5 × 10⁻²11 मीटर। इस प्रकार से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो अर्थ से सन की हमने निकाल ली। इसी प्रकार से लाइट की स्पीड के द्वारा डिस्टेंस निकाली जाती है। ये अभी काम में आने वाली है चीज़ें, इसलिए आप इसको ध्यान में रख लें। इसे बताने की जरूरत नहीं, 9th के बच्चे बताते हैं 9th वालों को, आपको तो ऐसे ही लॉजिकली समझ में आ जाता है, ठीक। तो आप ये देखेंगे सर्कल का कोई भी आर्क है और ये डिस्टेंस आपको x दे रखी है, ये डायमीटर d है, और ये एंगल जो 15 मिनट बन रहा था, या फिर आप कह लीजिए कोई भी जनरल एंगल थीटा बन रहा था। अब वो मिनट में दिया रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री में कैसे बदलोगे? 60 का डिवाइड कर दीजिए भाई, ये हो गया 1/4 डिग्री। अब 1/4 डिग्री एंगल है, लेकिन डिग्री एंगल यहाँ कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ इस्तेमाल होता है एंगल रेडियन में।
अब रेडियन में कैसे बदलोगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। अब आप इसे न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे बच्चों थीटा बराबर L/R, लेकिन यहाँ थीटा आपको क्या लेना है बच्चों, हमेशा आपको ये एंगल हमेशा रेडियन में लेना है। तो जब आप रेडियन में एंगल लेंगे तो आप इसे लिखेंगे पाई अपॉन 720, पाई अपॉन 720 इज इक्वल टू L/R। अगर मैं आपसे अलग अलग वैल्यू आपसे कह देता कि ये मून यहाँ से 2 × 10⁻10 मीटर पर है, या फिर मैं कह दूं कि ये कोई और स्टार है, ये सन है, या प्रोक्सिमा सेंचुरी है, या फिर कोई और है, तरह तरह के नाम बना रखे हैं नासा वालों ने, ठीक है, वहाँ गया कोई नहीं है, ऐसे ही नाम अपनी तरफ से उन्होंने दे दिए हैं कुछ लॉजिक से, हमें पता नहीं, लेकिन आप ऐसे ही बस वैल्यू पुट करनी है और आप कैलकुलेशन करते जाइए, आंसर पता लगता जाएगा। मैं कैलकुलेशन करा नहीं रहा, आप करते जाएं, टाइम इतना होता नहीं है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें, दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में कुछ भी नहीं करना होता, हमें ये दोनों रे पैरेलल सी दिखाई देती है, इसीलिए ये पैरेलैक्स मेथड कहा जा रहा है। बस आपको ध्यान में रखने वाला जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब छोटे एंगल बन रहे हो तब जो थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा सब क्या होते हैं, बराबर, और उसी की मदद से हम ये सारी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल गया, देखो एक छोटी सी टेलीस्कोप ने इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना आसान कर दिया, इसीलिए तरीका काम का है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये बड़ी मजेदार चीज है। चलो एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, वो बड़ा शानदार तरीका है, उसी से आपको पता चलेगा कि कैलेंडर वैलेंडर का सिस्टम भी हमारे यहाँ कैसे चल रहा होगा। पैरेलैक्स मेथड से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। ये कंसेप्ट की कहानी चलती है एरिस्टोटल के जमाने से। लोगों के दिमाग में ये बात बहुत पहले से चली आ रही है, ये जानना कि अर्थ आखिर हमारी कैसी है और ये ब्रह्मांड कैसे बन के तैयार हो गए। इसे जानने के लिए लोगों ने आज से नहीं, एरिस्टोटल के जमाने से 300 BC के समय की बात है, ठीक, उस समय से लोगों ने ये प्रयास किया ये जानने का कि अर्थ का शेप कैसा है, ये सोलर सिस्टम हमारा कैसा है, ये यूनिवर्स कैसा है, आखिर ये सब बन के तैयार कैसे हो गए, ये चल कैसे रहा है, इनका फंक्शन कैसे हो रहा है। तो इन सब में धीरे धीरे जो चीजें सामने आती गई, तो मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, सबसे पहले ये अंदाजा लगाया एरिस्टोटल ने, किससे, चंद्र ग्रहण से, एक्लिप्स से। ये पता लगाया कि अर्थ का शेप प्लेट जैसा सर्कुलर नहीं है, बॉल जैसा स्फेरिकल है, वो ऐसे पता लगाया। आप देखो ये आपका जैसे मान लो सन है, अब ये सन है, ये है अर्थ, और ये रहा आपका मून। अगर बच्चों ये अर्थ सन और मून के बीच में जब आ जाती है तो हमें दिखाई देता है चंद्र ग्रहण। जब ये जो चंद्र ग्रहण दिखाई देता है तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि हमें चंद्रमा कटा हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ की परछाई पड़ जाती है, ये आप बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस परछाई से उन्होंने क्या पता लगाया कि जब भी मून पर कोई भी शैडो गिर रही है अर्थ की, तब वो ऐसी ही गोल, ये ऐसी कंप्लीट गोल उसको इस प्रकार से ढक रही है। अगर वो प्लेट होती तो कभी ना कभी तो ऐसे ढकती, अगर अर्थ हमारी फ्लैट सरफेस होती तो कभी ना कभी तो ऐसे परछाई पड़ती ना, ऐसी परछाई कभी नहीं पड़ी, हमेशा गोल सी पड़ी परछाई। लगातार उन्होंने काफी चंद्र ग्रहण देखे तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारा जो अर्थ है वो प्लेट जैसा नहीं है, वो अर्थ हमारा स्फेरिकल है, बॉल जैसा है। तब कोई जहाज नहीं चलते थे तो उड़ के वहां पे देखा है, रॉकेट नहीं थी तब, उस जमाने की बात है, आज से 2500 साल पहले की बात है। धीरे धीरे ये विकास चलता गया, टेलीस्कोप्स की खोज हुई, आज की तारीख में जो हब्बल टेलीस्कोप है उनसे तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं। तो ये विकास धीरे धीरे हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तब तक कुछ समय तक तो लोगों को यही लगता था कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जो है सो धरती है। ऐसी कहानियां बहुत सारी चलती आई, चलते चलते हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे युग में जहां केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। केपलर प्लेनेटरी मोशन को मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब उसका ये जो यूज कर रहा हूं उसे आपको समझाता हूं। उसमें कहा जाता है कि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है सन के चारों ओर। अब कैसे घूम रही है इसे जरा समझें। यहां पर हमारा सन है, ये एलिप्स के किसी भी एक फोकस पे होता है, उसको भी मैं डिटेल में आपको कभी जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उसमें से ये जो आपकी अर्थ ऐसे घूम रही है ना, ऐसे, और ये कभी अर्थ की पोजीशन होती है, कभी यहां होती है अर्थ की पोजीशन, कभी यहां होती है अर्थ की, कभी यहां होती है अर्थ की पोजीशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये अर्थ की पोजीशन आपकी है लगभग 21 से 22 दिसंबर के समय पर। ये अर्थ की पोजीशन यहाँ 21 से 22 मार्च के समय की है। यहाँ पर अर्थ की पोजीशन बच्चों
21 से 22 जून के बीच की है, और यहां पर ये पोजीशन है आपकी 22 से 23 सितंबर के बीच की। इस प्रकार की ये पोजीशन है किसकी, अर्थ की, किसके अबाउट, ये सन है। तो आप ये नोटिस करेंगे यहां से लेके यहां तक अर्थ, ये इसका साउथ पोल है अर्थ का, इधर नॉर्थ पोल है, और इसके एग्जैक्टली इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल 6 महीने के अंतर पे। तो आप ये भी देखते हैं कि ये दिसंबर का जब समय चल रहा है तब साउथ पोल सन के सामने है, नॉर्थ पोल उल्टी तरफ है, तो इधर जो मौसम होता है वो सर्दियों का होता है नॉर्थ पोल की तरफ। तो हम देखते हैं दिसंबर के समय या जनवरी के समय पर अपने यहाँ सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, और जून के समय पर अपने यहाँ जैसे अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस अर्थ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रोटेट करती हुई जा रही है। इसे आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं डिटेल में, मैं थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से अर्थ का रोटेशन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर होती क्या है, जैसे कि हमारे पास अर्थ से बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे कि एक सन हो गया, उसी के साथ एक स्टार है जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। जैसे मान लो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो क्या है कि ये जब अर्थ यहाँ थी तो प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ है अर्थ जब, तो उसकी पोजीशन हमें बदलती हुई दिखाई देती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्थ यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुंची? अब इसे पता लगाने का तरीका क्या होता है, ये वही चीज़ है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब रेलगाड़ी में इंसान चल के जा रहा है तो उसे दूर की चीज़ें वहीं की वहीं दिखाई देती हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, अब कुछ और स्टार्स हैं, अब कुछ और स्टार हैं, जैसे कि एक स्टार है, कोई भी ले लेते हैं, 740 लाइट ईयर दूर पर है एक स्टार, ठीक। तो वो स्टार ऐसा है कि उससे अर्थ की पोजीशन कभी भी चेंज होती दिखाई नहीं दे रही, अत्यंत दूर है, 740 लाइट ईयर, बहुत ज्यादा हो गई, मतलब जहां से लाइट को आने में भी 740 साल लग जाए, इतनी दूर कोई स्टार है। तो वो अर्थ चाहे यहां हो चाहे यहां हो, वो स्टार वहीं का वहीं दिखाई देगा। अब देखो ये स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अर्थ के सेकंड सबसे नजदीक स्टार है, तो इसकी पोजीशन लगातार बदल रही होती है। तो इसके स्टार की मदद से, इन दोनों स्टार की मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम कितना डिस्टेंस चले हैं। कैसे पता लगाएंगे, अब जरा मेरी बात समझें कि ये कोई एक स्टार था, मान लो S1 है, ये बहुत दूर है अर्थ से, ये पास वाला स्टार है। तो बहुत दूर वाले स्टार अगर हमको दिखाई दे रहे हैं तो उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमने इस स्टार के हिसाब से इस स्टार का एंगल देखा अर्थ के साथ, मान लो ये बन गया आपका θ1 या फिर φ1, और वर्टिकली हमने एक यहाँ ये लाइन खींच दी। तो हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल, ये अगर φ1 है तो बच्चों ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, φ1 हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद हम चल के यहाँ आ गए अर्थ पे। तो जब चल के हम यहाँ आए तो वो स्टार S1 था, वो तो हमें वहीं का वहीं दिखाई देगा, S1 अभी भी वहीं दिखाई दे रहा है। तो जब S1 अर्थ तो यहाँ पहुंच गई, लेकिन S1 वहीं का वहीं है। जब S1 वहीं का वहीं है तो फिर हम यहाँ पर टेलीस्कोप लिए बैठे हैं अर्थ पर, और फिर हमने देखा कि ये S1 के साथ अब ये जो S है वो कितना एंगल बना रहा है। मैंने देखा कि ये बना रहा है आपका φ2 एंगल, तो इसके अपोजिट में ये वाला भी एंगल हो गया आपका φ2। बोलो आपको ये बात समझ में आई, ये इसके बिल्कुल अपोजिट में है, तो ये φ1 एंगल बन रहा था तो इसके अपोजिट ये φ1 हो गया। ऐसे ही ये स्टार फिक्स है, ये S1 और S1 हर बार फिक्स हैं, तो फिर ये एंगल अगर φ2 है तो इसके जस्ट अपोजिट ये ZC बन रही है ना, तो ये हो गया φ2। तो आप देखेंगे कि जब अर्थ ने 6 महीने में यहां से यहां अपनी पोजीशन बदली है, जब 21 जून से हम 21 दिसंबर तक यहां पहुंचे हैं, तब आप ये नोटिस करेंगे कि अर्थ ने ये डिस्टेंस चला हुआ है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ आखिर कितना चल रही होगी। कैसे, आपको बस ये डिस्टेंस पता चल जाए। अब ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस की वजह से पता चलेगी लाइट कितने समय से यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, उसकी मदद से ये डिस्टेंस पता चल गई। मान लो ये डिस्टेंस आपकी आई है S और ये डिस्टेंस आपकी आई है S। चलो अब ऐसे करके आपको ये डिस्टेंस पता चल गई। इससे क्या फायदा हुआ बच्चों, अब इससे ये फायदा हुआ कि ये डिस्टेंस बहुत दूर होती है तो ये लगभग छोटे एंगल बना रही, तो इधर वाली और इधर वाली हमने लगभग कितनी मान ली है, बराबर। इधर भी S भी तो इधर भी, ये मत सोचना कि ये इधर इधर बराबर बराबर दूरी पर कैसे रह गए, क्योंकि ये अत्यंत बड़ी डिस्टेंस है और बहुत छोटे एंगल बनने होंगे। ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये φ2, ये मैंने बहुत जूम करके आपको दिखा दिया है। स्टार के साथ आप देख रहे हैं, स्टार बहुत ऊपर छोटा सा है तो वहां बहुत मामूली से एंगल बनते हैं। ये एंगल मिनट क्या सेकंड में बनना होगा, ये इतना छोटा एंगल बन रहा होता है। तो ये टोटल एंगल जो बना, आप इस बड़े से ट्राइंगल को नोटिस करें, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ S नाम दे दिया मैंने, ये पॉइंट अगर मैंने A नाम दे दिया है, इस पॉइंट का नाम B दे दिया है, तो आप एक ट्राइंगल देखें ASB, ट्राइंगल आप ASB अगर नोटिस करें तो इसमें जो टोटल एंगल S हो गया वो हो गया φ1 प्लस φ2।
और आप ये देख रहे हैं अगर ये एंगल बहुत छोटा बनना है, ये छोटा एंगल ऐसे बन रहा होगा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टार के साथ ये अर्थ यहाँ थी और यहाँ से यहाँ अर्थ पहुंच गई और स्टार काफी दूर है, ऐसे दूर है, बस मैं इतना छोटा सा बना के आपको दिखा रहा हूँ, अत्यंत दूर है ना वो, और ये अर्थ तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस चल रही है यहाँ पर और तारा बहुत दूर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये छोटा एंगल बनना है, मैं जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये सारी की सारी पोजीशन पता चलती जाए। तो ये छोटा एंगल हो गया φ1 + φ2। तो इतना छोटा एंगल जब बनता है ना तो फिर हम क्या करते हैं, वही पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं, क्या थीटा बराबर L/r। अब L क्या है, ये डिस्टेंस, और R क्या है, ये D। तो हम लिख सकते हैं बच्चों थीटा = ये D और बाई ये S, और इसमें ये थीटा कितना है, ये φ1 + φ2 है, तो हम लिख सकते हैं φ1 + φ2 = D/S। और इस प्रकार से हम इस D की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस D की वैल्यू आ जाएगी S × φ1 + φ2। और ये जो एंगल φ1 + φ2 है ये आपको रेडियन में लिखना है। जनरली ये एंगल क्वेश्चंस में आपको सेकंड्स में मिलेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये कह दिया होता कि ये एंगल आपका सेकंड्स में है और सेकंड में दे रखा है आपका 1800 सेकंड एंगल, 1800 सेकंड एंगल दे रखा है, और स्टार की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 1.5 × 10⁻12 मीटर दे रखी है स्टार की अर्थ से। तो आप ये बताइए कि अर्थ 6 महीने में कितना डिस्टेंस चली होगी, आपको ये सॉल्व करना है। मैं मिटा के सॉल्व करता हूं, आप भी ट्राई करें। हो जाओ रेडी। एंगल मैंने आपको दे दिया था कि ये स्टार ने एंगल बनाया है अर्थ की डिफरेंट पोजीशन के साथ, ये कितना 1800 सेकंड्स, ये डबल डैश लगा है, सेकंड में एंगल बनाया है। आपको ये पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ अर्थ कितना डिस्टेंस चल रही होगी, ये D, और आपको S दे रखा है, ये सॉरी S दे रखा है 1.5 × 10⁻12 मीटर। तो फिर क्या करेंगे आप, पहले जो एंगल दे रखा है इस एंगल को रेडियन में बदलना है, रेडियन से पहले डिग्री में बदलो। तो डिग्री में बदलने के लिए आपको ये सेकंड में दे रखा है, पहले मिनट में बदलो। तो 1800 सेकंड है तो 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 30 मिनट। अब 30 मिनट को सेकंड डिग्री में बदलो तो फिर 60 से डिवाइड करो, ये आ गया 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई करो, तब ये आपका एंगल आएगा रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/360 रेडियन। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंगल हो गया। फिर फॉर्मूला क्या लगाना है, थीटा बराबर D/S। तो फिर आप देख लीजिए D कितना है आपके पास, D तो आपको निकालना है, S कितना है, S ये आपको दे रखा है। तो D की वैल्यू आ जाएगी S थीटा, और S है 1.5 × 10⁻12, और थीटा आपका है π/360। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ अर्थ कितना डिस्टेंस चल रही। अब ये डिस्टेंस पता चल जाता है ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये डिस्टेंस इतने समय में चली गई है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मदद से हम आगे ग्रेविटेशन में पता लगाएंगे कि इतनी स्पीड से अर्थ चल रही है। डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गई, तो हमें ये पता चल जाता है कि धरती ने पूरा चक्कर कितने समय में लगाया। धरती हमारा पूरा चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, ये हमें आज की तारीख में पता है। और इसी की मदद से हम पूरा कैलेंडर डिजाइन करते हैं, और कैलेंडर में हम ये दिखाते हैं कि इतने महीने इतने दिनों का ये ऐसा समय हमने सेट कर रखा है। अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से अपने कैलेंडर सेट कर रखे हैं, जिसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजों ने सेट कर रखा है वो इस हिसाब से है। लेकिन हम लोग जो अपना कैलेंडर पहले मानते थे विक्रमादित्य और दूसरे लोगों के हिसाब से, उसमें हम जो करते हैं वो हमारा कैलेंडर चलता है चंद्रमा के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये कैलेंडर वैलेंडर का सिस्टम भी जनरेट हुआ है, लेकिन हमें उस एक्स्ट्रा नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मैं केवल आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ये ध्यान रखना है। सेकंड में एंगल दे रखा हो, मिनट में कैसे बदले, मिनट में से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टफ से टफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जेईई के कंपटीशन में तो खैर नहीं आते, लेकिन 11th में दे रखा है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ बनाया है। मैं इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।